बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 8 एनर्जेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें शामिल है एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट और लास्ट में हम देखेंगे रिस्पायरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। स्टूडेंट, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि एटम या मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हों। दैट मीन कि मॉलिक्यूल आपस में टकराएं। और ये जो कोलिजन है या ये जो टकराव है ये दो तरह से होगा, या तो ये इफेक्टिव होगा या फिर इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। लेकिन ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है और इन मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन क्या है कोलिजन के वक्त। तो स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है। स्टूडेंट, इफेक्टिव कोलिजन को हम समझते हैं थ्रू एनिमेशन। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर के अंदर हमने मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाना है। तो सपोज़ हमारे पास एक ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं। पहले हम इनको इस चैम्बर के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। और साथ ही हमारे पास जो है वो बी और सी टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इनको भी हम इसके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो रिएक्शन में ए टाइप के एटम हैं और बी और सी टाइप के मॉलिक्यूल हैं। ये आपस में रिएक्ट करके ए और बी मॉलिक्यूल देंगे और साथ में सी टाइप के एटम जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हमने देखना क्या है। आप देखें कि अभी इनमें कोलिजन जो है वो हो रही है, लेकिन ये कोलिजन इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि जो इस अगर आप पर्टिकुलरली इस येलो कलर के एटम को देखें तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं इनके गिर्द भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं। जब ये एटम पास आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो रिपल्शन की वजह बनते हैं, यानी क्योंकि नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से रिपल्शन होने की वजह से दूर दूर भाग जाते हैं। यानी ये मिलकर एक न्यू हमें मॉलिक्यूल नहीं दे रहे, जो कि ए बी टाइप के मॉलिक्यूल है, ये अभी तक नहीं बन रहे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर लें तो हम देखेंगे कि ये जो कोलिजन है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो हम क्या करते हैं कि हीट की मदद से इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इन्हांस कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि मॉलिक्यूल आपको पहले से ज़्यादा मूव करते, वाइब्रेट करते दिखाई देंगे और साथ ही इनकी कोलिजन भी पहले से ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुआ कि जब हमने इसको हीट किया तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। जैसा कि यहाँ हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि अब इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते दिखाई देंगे। यहाँ देखें कि आप अब ये ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल बन चुके हैं रिएक्शन होने की वजह से, और हमारे पास जो ग्रे कलर का मॉलिक्यूल है वो अलहदा हो चुका है। तो इस तरह जब हमने इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया तो इसने ओवरकम किया इनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में इनकी इफ़ेक्टिव कोलिजन हुई और रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो रिएक्शन रोनुमा हुआ, जिसमें ए बी मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए और सी टाइप के मॉलिक्यूल बीच में से निकल गए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इफ़ द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज हाई इनफ टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अराउंड द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इफेक्टिव कोलिजन तब होगी अगर जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि वो ओवरकम कर सकें जो रिपल्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम्स के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उनके दरमियान जो रिपल्शन है, अगर हम उसको ओवरकम कर सकें तो ये इफेक्टिव कोलिजन होगी। और साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इफेक्टिव कोलिजन के दौरान तब भी इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे उनका कोलिजन के दौरान आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो ही एटम आपस में टकराएं जो मिलकर न्यू
बॉन्ड बनाएंगे, न्यू मॉलिक्यूल या न्यू बॉन्ड बनाएंगे। तो दूसरी बात जो इसमें लिखी है कि एटम नीडेड टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, यानी एटम उन्हीं मॉलिक्यूल या उन्हीं एटम के साथ टकराए, एक एटम दूसरे उन्हीं एटम के साथ टकराए जिनके साथ इसने मिलकर रहना है, मिलकर न्यू बॉन्ड बनाना है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी नहीं होगी, एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी, तो फिर ये जो कोलिजन है वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। तो इनइफेक्टिव कोलिजन को हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टूडेंट के इनइफेक्टिव कोलिजन ये होगी कि इफ द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज नॉट हाई इनफ, यानी यहाँ आपने सिंपली नॉट का इजाफा कर देना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को अगर हम ओवरकम नहीं कर सकते तो जो कोलिजन होगी वो इनइफेक्टिव होगी, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। और साथ में दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एटम नीडेड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड नॉट कोलाइड विद ईच अदर, यानी वो एटम जिन्होंने मिलकर न्यू बॉन्ड बनाना है वो आपस में कोलाइड ही ना हो, तो तब भी इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ। स्टूडेंट अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि शुरू में जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे थे तो वो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, यानी वो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया कि हमने उसको हीट किया। जब हमने उसको हीट किया तो जो हमारे पास रिएक्शन था जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ कोलाइड होना शुरू हो गए। तो वो कितनी हमने एनर्जी जो है वो उसमें ऐड की, यानी वो कम से कम एनर्जी जो इसकी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ऐड की ताकि मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड हों, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहाँ डेफिनेशन यही लिखी है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मस्ट हैव इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट अगर हम देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी का स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी हमारा रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, यानी उसमें वो ज़्यादा टाइम लेगा इस रिएक्शन को परफॉर्म होने में। इसको हम समझ सकते हैं एक ग्राफ की मदद से। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है। तो रेड कलर की जो हमारे पास लाइन है इनमें मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये एनर्जी की लाइन है, अगर आप इसको मिला दें इससे तो आप देखेंगे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो रेड कलर की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन ये जो रिएक्शन है वो स्लो होगा। और ब्लू कलर की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, दैट मीन ये जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात हमने देखी वो ये है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब हमने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया, यही हमारा अगला टॉपिक है विच इज़ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट में हम पढ़ते हैं पहले कैटालिसिस को। तो कैटालिसिस क्या है? द सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है दैट एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाता है, दैट मीन उसको फास्टली प्रोसीड करवाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बट रिमेन केमिकली अनचेंज, लेकिन ये जो कैटालिस्ट है, कैटालिसिस है, ये केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड कैटालिस्ट, और इस फिनोमेना को कैटालिसिस कहते हैं। कैटलिस्ट ये करता कैसे है? कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को जब हमने कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, तो ये जो एंजाइम है ये कैटलिस्ट है। तो इसने इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो गए। तो बेसिकली कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है। अब हम मूव करते हैं आगे अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है? Respiration is the chemical process in which energy is released in the form of from food in a biological system. किसी भी biological system में जब energy release होती है food में से, तो वो respiration का अमल है। ये respiration जो है वो 2 types की होती हैं, एक aerobic और एक anaerobic respiration। याद रहे कि ये जो respiration है ये exothermic process है। पहले हम देख लेते हैं aerobic respiration। तो aerobic respiration क्या है? Respiration that require
ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी वो रिस्पायरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करती है, यानी उसमें ऐड होती है, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। इसी के साथ दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन है एन एरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें यह है कि रिस्पायरेशन दैट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, और लेकिन इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो हमारे पास लैक्टिक एसिड और साथ में हमें एनर्जी का मॉलिक्यूल दे रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन के। तो इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।